Hello, very good evening, dear all students. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. This lecture made for revision purpose of shear force diagram and bending moment diagrams. हम लोगों ने अभी तक जितने भी सारे लेक्चर्स थे shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को कवर कर चुके हैं और जो भी उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट थे उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया है और आई होप कि यहाँ तक जो भी लेक्चर्स कराए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं भी डाउट्स नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चैप्टर्स के किस पोर्शंस में डाउट है। आप अपने डाउट्स को अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो लेट स्टार्ट दी लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट एंड shear force डायग्राम के अंदर में लोड्स के बारे में। तो जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, मैं ये लेक्चर सिर्फ इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं इससे आपको क्या कर पाऊँ, रिविजन्स करा पाऊँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स में कि जैसे लोड्स के बारे में मैंने बताया था पहले। तो लोड्स क्या होता है? लोड्स होता है कि जब भी कोई आपका बीम है तो बीम के नीचे क्या होता है, यहाँ पे बीम जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बीम जो है तो बीम के पास में कोई रिएक्शन होगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। ये रिएक्शंस पोर्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है दोनों साइड में और यहाँ पे एक लोड है। तो मतलब जो भी बीम आप बना रहे हो, बीम क्यों बना रहे हो? बीम ताकि उस पर कोई ना कोई लोड एक्ट होगा। तो उसमें भी दो टाइप के लोड होते हैं, दो नहीं तीन टाइप के। तो पहला जो टाइप का लोड आपका होता है पॉइंट लोड। तो मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल से बहुत सारे चीज़ों से मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैं फिर यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। तो पॉइंट लोड मतलब होता है कि जिसका कंसंट्रेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो। मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे है। मतलब ये क्या है, सब पॉइंट पे नहीं है, सिर्फ इसका मान लीजिए कोई पॉइंट अगर ये ए है तो सिर्फ ए पॉइंट पे ही इसका इंटेंसिटी है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। इसको हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं और इसे कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका है। बस ये जो लेक्चर है हमने सिर्फ रिविजन्स पर्पज़ के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसा आप डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे, यूडीएल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी इसका इंटेंसिटी है थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन। थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन में मैं सब आपको एक बार दिखाते चलता हूँ कि क्या क्या इसमें आप लोगों ने पढ़ा है और क्या आपको पढ़ना था और क्या जानना आपके ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड्स। तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड्स मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे इसका इंटेंसिटी अलग है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका इंटेंसिटी अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे जीरो है। मतलब क्या है, ये वैरी कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। जो कि अब देखिए ये यूवीएल का कंसंट्रेशन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे इसका क्या होगा, सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मान लीजिए 90 डिग्री का स्पैन है, तो यहाँ से कितना पे सीजी इसका होता है, L/3 पे। अगर हम 90 डिग्री के स्पैन से बात करें तो L/3 पे, इधर की ओर में भी और इधर की ओर में भी। अगर हम बात करें अदर देन 90 डिग्री, तो उसमें जो सीजी लाइज करता है वहाँ से ऊपर से हम बात करें तो 2L/3 पे और इधर से भी होता है 2L/3 पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में सीजी जो होता है, मान लीजिए इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका सीजी कहाँ अप्लाइज करता है, इसका सीजी लाइज करता है जहाँ पे उसका होगा, जब मान लीजिए L लेंथ है तो इसका सीजी लाइज करेगा L/2 पे। और इसका इंटेंसिटी कितना होगा, जितना इसका एरिया होगा। एरिया कहने का मतलब है कि जो भी इंटेंसिटी आपका दिया हुआ, मान लीजिए स्मॉल w दिया हुआ, लेंथ है L है, तो स्मॉल w इंटू L क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड होगा, जो कि L/2 पे एक्ट होगा। एक चीज़ तो ये है। जब भी आप यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में, तो भी इसका एरिया होगा यहाँ पे पॉइंट लोड। कैसे होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो लेंथ होगा इंटू जो हाइट इसका है, मान लीजिए स्मॉल w हाइट है, तो ये इसका इंटेंसिटी होगा। ठीक है, जो कि आपको नहीं पढ़ना था इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाया, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड जो होता है उसका इंटेंसिटी वैरी करता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। और वो कहाँ पे एक्ट करेगा, जहाँ पे उसका सीजी होगा। जिस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जहाँ पे उसका सीजी हाफ पे होता है वहाँ पे लाइज करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जहाँ पे उसका सीजी होगा वहाँ पे लाइज करेगा। तो ये 3 टाइप्स के लोड थे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये रिविजन्स पर्पज से जो बनाया गया वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका ये समरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, जो चीज़ें छूट गई थी इस लेक्चर्स में कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो स्टैटिक इक्वेशन होता है 3 होता है। समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, समेशन ऑफ h इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वर्टिकल इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है।
ये जो होता है इक्वेशन उसके स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं जो कि मैंने पहले नहीं बताया था, दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बीम में बताया था बहुत सारे बीम का, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चरल बीम होते हैं जैसे कि डिटर्मिनेट बीम और एक इनडिटर्मिनेट बीम होता है। जैसे डिटर्मिनेट बीम और एक होता है इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम, तो मैं चलिए ब्रीफ में इसको बता देता हूँ। डिटर्मिनेट बीम मतलब वैसा बीम जिसको हम लोग इस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसे डिटर्मिनेट बीम कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और हो गया आपका कैंटिलीवर बीम, उसके अलावा हो गया आपका ओवरहैंगिंग बीम। ये इस बीम को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट बीम, क्योंकि इसको हम लोग इस 3 इक्वेशंस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे कंटिन्यूअस बीम की, तो कंटिन्यूअस बीम जो होता है इनडिटर्मिनेट बीम होता है, क्योंकि इसको हम लोग 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको मैं आपको लिख करके एक पेज पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसे आप देख लेना। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पे इतना ही समझो कि डिटर्मिनेट बीम वैसा बीम होता है जिसको हम लोग 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट बीम। और इनडिटर्मिनेट बीम वैसा बीम होता है जिसको हम लोग 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसा कि एज फॉर एग्जांपल होता है आपका कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम है। इसके अलावा और भी टाइप्स के बीम है जो कि इनडिटर्मिनेट बीम के कैटेगरीज में आता है। फिक्स्ड बीम, ठीक है, फिक्स्ड बीम क्या है, इनडिटर्मिनेट बीम है। उसके अलावा आपका कंटिन्यूअस बीम भी इनडिटर्मिनेट बीम है। लेकिन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और उसके बाद में आपका ओवरहैंगिंग बीम, ये सब क्या है, डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा जो भी बीम सॉल्व हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट बीम, और जो उसके द्वारा सॉल्व नहीं होता उसको कहते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक साइड में हिंज होता है, दूसरे साइड में क्या होता है, रोलर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रिएक्शन आता है, एक और एक, 2 हिंज पे 2 और रोलर पे क्या, 1, यानी टोटल यहाँ पे कितना है आपका रिएक्शन, 3। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितना है, 3, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल आपका जितना रिएक्शंस है, ये आपका रिएक्शन आया, ये टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो टोटल रिएक्शन में से आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को घटा दीजिए, R माइनस ई, यानी 3 - 3 इज इक्वल टू क्या, 0। यानी कि आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इसको कहा जाता है। मतलब जितना रिएक्शन है उसमें से इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, 3 होता है, तो उतना में से 3 को घटा दीजिए, तो जो आपका आएगा वो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कहलाता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 0 है। इसका मतलब जो है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं आप कैंटिलीवर बीम के केस में। मान लीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक साइड फिक्स होता है, दूसरे साइड में फ्री होता है। तो यहाँ पे कितना रिएक्शन आता है फिक्स सपोर्ट, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रिएक्शन 3 आ रहा है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है। तो जब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी निकालो तो क्या आ जाएगा, 3 - 3 0। मतलब ये भी क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेट बीम है, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये भी समझना आपको ज़रूरी था। और एक देखिए, एक मान लीजिए ओवरहैंगिंग बीम है, तो ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, जहाँ पे आपका जो है सपोर्ट से, सिंपली सपोर्ट से प्रोजेक्टेड होता है। मान लीजिए ये सपोर्ट है और यहाँ पे क्या है, ओवरहैंगिंग है दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ही है। मतलब यहाँ पे क्या है, हिंज है, यहाँ पे क्या है, रोलर है। ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे तो सिंपली सपोर्टेड ही है ना, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा, हिंज पे 2 आएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक वर्टिकल, यानी यहाँ पे भी 3 है। 3 आपका क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है आपका, 3 है। ये कांस्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कांस्टेंट है, 3 है, रिएक्शन वैरी करेगा। तो ओवरहैंगिंग बीम में 3 रिएक्शन है, तो रिएक्शन में से 3 को घटा दिए तो भी 0 आएगा। मतलब ये तीनों बीम जो है ये क्या है, डिटर्मिनेट बीम है। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। करना यही है आपको कि जो रिएक्शन आ रहा है उसको 3 में से घटा देना है, और जितना आएगा उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका इस सेमेस्टर में जो भी आपको पढ़ना था वो डिटर्मिनेट बीम के बारे में ही पढ़ना था। इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में भी एक दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आप फिक्स बीम ले रहे हैं। तो मान लीजिए फिक्स बीम कैसा होता है, दोनों साइड क्या होता है जी स्टूडेंट, इसका फिक्स होता है। तो फिक्स होता है तो एक 3 रिएक्शन तो यहाँ पे आएगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट। यहाँ पे भी एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, यानी टोटल रिएक्शन यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, 3 है। तो आप अब घटाइएगा नंबर ऑफ रिएक्शन में से नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 बराबर
3, यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये कौन सा बीम है, इनडिटर्मिनेट बीम है। 0 के अलावा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, उस बीम को हम लोग कहेंगे इनडिटर्मिनेट बीम, और जितना आएगा उतने डिग्री से वो क्या है, इनडिटर्मिनेट है। कहने का मतलब है जो फिक्स्ड बीम है 3 डिग्री से क्या है, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। उसी तरीके से कंटिन्यूस बीम के केसेस में है, ठीक है। तो इस तरीके का बीम को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट बीम, जिसका एनालिसिस आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर में पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेट का और इनडिटर्मिनेट का क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि डिटर्मिनेट बीम वैसा बीम जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, 3 होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। और वैसा बीम और डिटर्मिनेसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना रिएक्शन है उसमें से हम लोग 3 को, यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को घटा देंगे, और जितना आएगा उतना डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगा। तो देखे थे आप लोग कि सिंपली सपोर्टेड बीम में भी 0 आ रहा था, कैंटिलीवर बीम में भी 0 आ रहा था, उसके बाद में आपका जो था ओवर हैंगिंग बीम वहाँ पे भी 0 आ रहा था। तो इस तीनों केसेस में 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है। इसके अलावा जो भी आपका कंटिन्यूस बीम है या उसके अलावा जो भी आपका फिक्स्ड बीम है, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बताया गया था सपोर्ट्स के बारे में, तो मैंने अभी सपोर्ट्स के बारे में इससे पहले अभी जस्ट बता दिया है। जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है फिक्स सपोर्ट में 3 अननोन रिएक्शंस होते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, 3 आता है। हिंज और पिन की बात करें हम लोग, तो हिंज और पिन की बात करें तो वहाँ पे 2 आता है। कितना आता है, 2 अननोन रिएक्शंस आता है। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैंने बताया। उसी तरीके से अगर आप बात करें रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शंस आता है, ये भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, वही मैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की जो बात कर रहा था वही चीज़ था यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा डिटर्मिनेट बीम वैसा बीम होता है जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल बराबर वर्टिकल, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर्स बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ये किस कैटेगरीज में आता है, डिटर्मिनेट बीम के कैटेगरी में आता है। डियर स्टूडेंट, जो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बीच का डिफरेंस है ये लास्ट टाइम एसबीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ये देखिए इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, जिसका एक साइड फिक्स हो और एक साइड क्या हो, सपोर्टेड हो, उसको कहेंगे हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो ये भी इनडिटर्मिनेट बीम की कैटेगरी में आता है। और देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम, ये भी इनडिटर्मिनेट बीम के कैटेगरीज में आता है। कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग इनडिटर्मिनेटी रिएक्शन में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन को घटा देंगे। मैंने निकाल के पहले भी दिखाया था, तो आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता कि कहीं डाउट्स है, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट्स में, बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या होता है, जो भी फोर्स आ रहा है उस फोर्स के कारण जो हमारा बीम बेंड कर रहा है उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशंस के बारे में मैंने बताया था। तो साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया था एज इट इज़ उसी तरीके से लेना है, उसमें कहीं चेंजिंग नहीं है। एक चीज़ मैं आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। जो आपको जैसे मैंने बताया था वैसे कर लेना आप, लेकिन अगर कुछ एडिशनल सीखना चाहते हो तो मैं एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सैगिंग मूवमेंट एक होता है और एक होता है हॉगिंग मूवमेंट। जब भी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड आएगा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं नीचे वाला पार्ट को, है ना। तो कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड आएगा उसको हम लोग सैगिंग कहते हैं। अगर कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड आएगा उसको हम लोग कहते हैं हॉगिंग, ठीक है। तो सैगिंग मोमेंट के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और हॉगिंग मोमेंट के केसेस में हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही चीज़ समझाना था हमको। मान लीजिए कि ये बीम है, मान लीजिए ये बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पे लोड आ रहा है। तो आप बताइए कि इसका बेंडिंग किस तरीके से होगा, इसका बेंड कैसे होगा, ये बेंड कैसे करेगा बताइए। ये बेंड कुछ इस तरीके से करेगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा ना, इसी तरीके से बेंडिंग होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्सिटी अपवर्ड है यहाँ पे।
तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे साइन कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो जहाँ पे आपका हॉगिंग आ रहा है वहाँ पे हम लोग जनरली निगेटिव लेते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी अपॉर्ड है तो इसको हम लोग हॉग कहते हैं, और हॉगिंग में क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है ठीक उसी तरीके से। और मैं इसको आपको थोड़ा सा कोरिलेट कराना चाहता हूँ। मैंने पहले आपको कैसे बताया था कि मान लीजिए एक सेक्शन है और सेक्शन के अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट और लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, उसमें निगेटिव लेते हैं। तो सेम चीज़ आ गया कि सेक्शन के यहाँ पे राइट साइड है और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे निगेटिव लेंगे। या तो फिर अगर आप हॉगिंग के कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बेंड इस तरीके से करेगा, हॉग होगा यहाँ पे, तो हॉगिंग के केस में लोग निगेटिव लेंगे। दोनों चीज़ें हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेक्शन के अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये रोटेट कैसे कर रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है तो रोटेशन क्लॉकवाइज ही होगा। तो अगर सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम लोग क्या देते हैं, साइन कन्वेंशन निगेटिव लेते थे। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से, हॉगिंग और सैगिंग के कॉन्सेप्ट से, तो जब बीम पे लोड आ रहा है तो कैसे मोड़ेगा, यहाँ पे बीम को ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे मोड़ेगा ना इसको, यानी हॉग होगा। तो हॉग के केस में निगेटिव लेंगे। तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया होगा। ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कहीं नया बुक में देखो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपको नए नए कॉन्सेप्ट बताते रहता हूँ ताकि आप किसी भी बुक में देखो तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए सैगिंग मोमेंट हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव, और हॉगिंग को निगेटिव। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। लेकिन आपका जो प्रोसेस है ठीक उसी तरीके से होगा जैसे पहले आपको बताया गया है। ठीक है, उसमें कहीं कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद में जो चीज़ें हैं आगे की, मोमेंट एट ए पॉइंट। तो मोमेंट एट ए पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंट एट ए पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ए पॉइंट ड्यू टू लोड दैट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोमेंट इज ऑलवेज जीरो एट एनी पॉइंट बट बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन में और में नॉट बी जीरो। लिखा हुआ है मोमेंट किसी भी पॉइंट पे हमेशा जीरो होता है, लेकिन उस पॉइंट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोमेंट जीरो होगा उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, लेकिन अगर किसी सेक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं तो जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, शेयर फोर्स के बारे में बताया गया है। तो शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका नेट फोर्स होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ अ नेट फोर्स एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल लोड आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पहले मैंने बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, साइन कन्वेंशंस के बारे में मैंने बता दिया था कि साइन कन्वेंशन कैसे जूम करते हैं, बस जैसे मैंने बताया था वैसे लेना है। और जनरल केस में जब आपको रिएक्शंस निकालना है तो अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव ले लीजिए और डाउनवर्ड को निगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स को मैंने बताया था, वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स कैसे होता है, तो ये भी बताया गया था। अगर कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगल होगा। पॉइंट लोड होगा तो पॉइंट लोड के केसेस में रेक्टेंगल होगा, मतलब 0 डिग्री कर्व होगा, और यहाँ पे बेंडिंग में ट्रायंगल होगा, 1 डिग्री कर्व होगा। यूडीएल है तो यूडीएल में ट्रायंगल होगा, और जब बीएमडी होगा तो पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो पैराबोला होगा, और बीएमडी होगा तो क्यूवी पैराबोला होगा, या 3rd डिग्री कर्व होगा। मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है हमेशा सरफेस डायग्राम से 1 डिग्री ज़्यादा है। अगर रेक्टेंगल है सरफेस तो बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगल है। अगर सरफेस ट्रायंगल है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोला है। अगर यहाँ पे सरफेस पैराबोला है तो बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक पैराबोला है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है 1 डिग्री ज़्यादा है सरफेस डायग्राम से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पहले भी आपके क्लास नोट्स में लिखाया गया ऑलरेडी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और क्या है आगे की ओर में। देखिए रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैंने प्रूफ भी किया था। रिलेशनशिप क्या होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स एंड लोड के बारे में। तो आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो शेयर फोर्स होता है वो लोड के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान देंगे। निगेटिव सॉफ्ट लोड, ठीक है, तो उसके बाद में जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है वो शेयर फोर्स के बराबर होता है। ये दोनों आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स किसके बराबर, लोड के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर, शेयर फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब बता चुका है।
तो इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लेक्चर बनाया गया था आपको ताकि रिवाइज़ करा दिया जाए, आपको कहीं भी डाउट्स ना हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है या बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, और इसको मैंने क्वेश्चन से भी बता दिया है, क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, जहाँ पे कोई भी बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करता है पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ जीरो शेयर होता है, तो याद रखिएगा जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, और जहाँ या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो शेयर फोर्स होता है जीरो होता है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहते हैं। अगर शेयर फोर्स जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, अगर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये कुछ केसेस है जिसको दिखाया गया है यहाँ पे कि व्हेन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए कपल एनीवेयर इन द बीम्स, उस केसेस में हमारा किस तरीके से एसएफडी होता है और बीएमडी होता है। ठीक है, ये दिखाया गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आप इसको देख लेना एक बार में। ठीक है, केस 2 में दिखाया गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज इक्वल एंड अपोजिट कपल एट देयर इंड्स, मतलब अपने इंड पे इक्वल एंड अपोजिट कपल है, उस केसेस में शेयर फोर्स एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है और बेंडिंग मोमेंट क्या है, रेक्टेंगल है। ये चीज़ दिखाया गया है, और ऊपर में आप देख लिए कि कैसे वहाँ पे ये होता है। देखिए, इन दिस केस एसएफडी विल ऑलवेज रिमेन जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल ऑलवेज बिकम ए रेक्टेंगल। आपको बताया जा चुका था कि अगर शेयर फोर्स जीरो है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी अगर वहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा तो शेयर फोर्स वहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वहाँ पे रेक्टेंगल होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सस ये भी बताया गया था आपको कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सस जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन अपना चेंज करता है अलॉन्ग दिस पेन, है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द बीम एट विच शेयर फोर्स बिकम्स जीरो और चेंज इट्स साइन। ठीक है, तो इफ़ अ बीम हैव एन इंटरनल हिंज देन बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज ऑलवेज कंसिडर टू बी जीरो। अगर किसी बीम में इंटरनल हिंज है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, कपल्स के बारे में बताया जा चुका है। तो कपल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हम साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हैं मोमेंट के लिए, सेम साइन कन्वेंशन हम लोग कंसिडर करते हैं कपल्स के लिए, इसमें कहीं कन्फ्यूजन्स नहीं है। ठीक है, जो भी साइन कन्वेंशन आप मोमेंट के लिए कंसिडर करते हो उसी को आप लोग कंसिडर कर लो किसके लिए, कपल्स के लिए भी। तो एक छोटा सा एग्जांपल्स इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिविजन्स पर्पस के लिए बनाया था, तो छोटा सा एक एग्जांपल्स दिखाया गया उसका एसएफडी और बीएमडी, तो ये आप देख लेना। ठीक है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में करा रखे हैं, एक दो क्वेश्चंस था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखो एक चीज़, द स्पैन ऑन विच शेयर फोर्स बिकम्स जीरो द स्पैन इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग। ठीक है, देखो वैसा स्पैन जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है उसको हम लोग प्योर बेंडिंग स्पैन कहते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना था बस, वैसा स्पैन जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो उस स्पैन को हम लोग कहते हैं प्योर बेंडिंग। ठीक है, कौन सा बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, मतलब अगर शेयर फोर्स क्या है वहाँ पे ज़ीरो है तो उसको हम लोग कहेंगे प्योर बेंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, और आई होप कि आपका ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया था रिविजन्स पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड you got more than you expect from this lecture. Thank you everyone for watching this. So stay tuned. God bless you all.